हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने वाले, अगला पार्ट देखने वाले। पिछले पार्ट में हमने देखा था ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स और केपलर के लॉज। और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with some definite force, and this force is directly proportional to the product of the masses of the objects and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए। Every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये लॉ हमारा क्या कहता है? ये लॉ हमारा कहता है कि every object in the universe attracts every other object with some definite force। मतलब यूनिवर्स में जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद सम डेफिनेट फोर्स। अब ये मार्कर है और ये उसका ढक्कन है, तो ये मार्कर और ये ढक्कन, ये दो ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स के, सीधी सी बात है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद सम डेफिनेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। एंड ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या है? इन दोनों के मासेस का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए। ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। सपोज हम कंसिडर करते हैं पहले ऑब्जेक्ट का मास है m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सम डेफिनेट फोर्स। तो ये फोर्स हम कंसिडर करते हैं फोर्स है इन दोनों के बीच F। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों के जो मासेस है उसका प्रोडक्ट m1 m2। F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them। Inversely proportional to the square of the distance between them। F is inversely proportional to the square of the distance between them। Distance है उन दोनों के बीच का d, उसका स्क्वायर d स्क्वायर। तो F is inversely proportional to the F is inversely proportional to the d square। या फिर हम कह सकते हैं F is directly proportional to the 1/d square। इसका मतलब है F is inversely proportional to the d square। हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। जो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली जिस प्रोपोर्शन में बढ़ती है, राइट हैंड साइड वाली भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनली जो चीजें होती है वो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली घटती है जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में राइट हैंड साइड वाली बढ़ती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स मतलब उल्टा, अगर ये घटती है तो ये बढ़ती है, और डायरेक्टली मतलब अगर ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है। तो हम इसे कंबाइनली कैसे लिख सकते हैं? हम इसे कंबाइनली लिख सकते हैं F is directly proportional to the m1 m2 by d square। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं F is directly proportional to the m1 m2 by d square। अभी हम सबको पता होगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के इज इक्वल टू का साइन डालना है तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना होगा। तो हम लेते हैं कांस्टेंट F is equal to G m1 m2 by d square। तो हमने कांस्टेंट लिया G। ये G हमारा कांस्टेंट है, कैपिटल G। ये हमने नहीं लिया, ये कांस्टेंट न्यूटन ने ले लिया। न्यूटन बाबा जिन्होंने हमें ग्रेविटेशन का लॉ बताया है, वही न्यूटन बाबा ने ये कांस्टेंट लिया है, कैपिटल G। इसे कैपिटल G के लेटर से क्यों डिनोट किया है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को नाम क्या दिया गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे भी यूनिवर्स में चेंज नहीं होता।
हर जगह उसकी वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है यूनिवर्स में हर तरफ, इसीलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकाल दिया तो कांस्टेंट आ गया, तो हमें मिल गया फॉर्मूला फोर्स का, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो अभी हमें देखना है कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स है तो जरूर इन दोनों के बीच में ही उसकी कहीं ना कहीं पे डायरेक्शन होंगी। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इस डिस्टेंस की d। ये जो डिस्टेंस है d, ये इन दोनों के सेंटर ऑफ मासेस के बीच का डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब ऑब्जेक्ट का ऐसा पॉइंट कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब अगर डेफिनेशन देना चाहें तो हम इस तरीके से सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन दे सकते हैं। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट वेयर वी कैन एज्यूम द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड। अभी मैंने इनसाइड भी बोला और आउटसाइड भी बोला, क्यों? चलिए देखते हैं। अगर परफेक्टली मतलब परफेक्ट स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की साथ वाला स्फीयर, तो उसका जो सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसका का पूरा मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे। अगर हम लेते हैं ट्रायंगल यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ, तो उसका जो सेंट्रॉइड है वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। हर वो चीज जो यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ बनी हुई है उसका सेंट्रॉइड ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अभी हम लेते हैं सर स्क्वायर शेप्ड प्लेट। स्क्वायर शेप्ड प्लेट है तो उसका जो सेंटर है, मतलब हम उसे सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं, उसका वही उसका सेंटर ऑफ मास है क्योंकि इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। लेकिन ये सारी तो चीज़ें हो गई जिनका सेंटर ऑफ मास उसकी बॉडी के अंदर ही आया। मैंने तो डेफिनेशन में बताया था कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। तो आउटसाइड वाला एग्जांपल चलिए देखते हैं। ये क्या है? ये बूमरैंग शेप ऑब्जेक्ट है। बूमरैंग, हम इसे बूमरैंग भी कह सकते हैं। बूमरैंग मतलब क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे देखा होगा जो ऐसे फेंकते हैं तो घूम के वापस अपनी जगह वापस आ जाता है। ऐसे घूम घूम के जाता है और फिर जहां से शुरू था वहीं पे वापस आ जाता है, तो उसे कहते हैं बूमरैंग। तो इस ऑब्जेक्ट का मास, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होता है, मतलब उसके बॉडी के बाहर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमें यहाँ पे नहीं देखना। हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस डी है ये उन दो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है। सीधी सी बात है। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उन दो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, या फिर हम कह सकते हैं अगर वो स्फीयर ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है इस साइड में ऐसे, और ए वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है इस साइड में ऐसे। फोर्स की वैल्यू तो सेम है, एफ जो हमें मिली, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो और एक बात, हमने फॉर्मूला निकाला एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अभी हम देखेंगे कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट का मास m1 का मास डबल कर दिया तो फोर्स पे क्या असर होगा। सीधी सी बात है भाई, फोर्स जो है मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं एक का मास बढ़ाता हूँ तो फोर्स भी बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने m1 का मास डबल कर दिया है तो इसका मतलब फोर्स मेरा डबल हो जाएगा। और अगर मैंने m1 का मास 4 टाइम्स कर दिया तो मेरा फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। अब मैं m1 का मास डबल करता हूँ और m2 का भी मास डबल करता हूँ तो अब क्या होगा? m1 का भी डबल कर दिया और m2 का भी डबल कर दिया तो इसका मतलब फोर्स 4 टाइम्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो m1 का 2 टाइम्स हो गया, m2 का भी मास 2 टाइम्स हो गया, तो दोनों का मास का प्रोडक्ट है तो 2 इंटू 2 4, इसलिए फोर्स भी 4 टाइम्स बढ़ रहा है। और दूसरी बात, फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं डिस्टेंस डबल करता हूँ तो मेरा फोर्स जो है वो घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और खास बात, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैं अगर डिस्टेंस जिस फैक्टर में बढ़ाता हूँ उसके स्क्वायर के फैक्टर में फोर्स कम होगा। मतलब क्या है, अगर मैं डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाता हूँ तो 4 टाइम्स कम होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। अगर मैं डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ाता हूँ तो फोर्स 9 टाइम्स कम होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 है। अगर डिस्टेंस में 3 टाइम्स बढ़ाता हूँ तो फोर्स 9 टाइम्स कम होगा। और अगर मैं डिस्टेंस कम करता हूँ तो फोर्स बढ़ता है स्क्वायर के प्रोपोर्शन में।
क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये सारी बातें हो गई हमारी फोर्स के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे जो सारी चीज़ें, वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधी सी बात है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और वो फॉर्मूला क्या बनता है, उन्हीं का ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे जी के बारे में। जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या है, उसका यूनिट क्या है, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। पहले मैं सारी चीज़ें पूछ देता हूँ। तो चलिए, हमें एक फॉर्मूला क्या मिला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। m1 m2 दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस है और d उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और g जो है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अब मुझे बताइए g की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सोचते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर है। अगर मैं m1 की वैल्यू 1 रख दूँ, m2 की भी वैल्यू 1 रख दूँ और d की भी वैल्यू 1 रख दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यह जी इंटू m1 की वैल्यू मैंने 1 रख दी, m2 की वैल्यू 1 रख दी और डिस्टेंस की भी वैल्यू 1 रख दी, तो मुझे क्या मिलेगा, जी 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 बाय 1 1, तो मुझे क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू जी के बराबर आ रही है, लेकिन ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स तब का है जब मेरे जो मासेस है दो ऑब्जेक्ट्स के, उनका जो वैल्यू है वो 1 kg, और जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1 मीटर। मतलब जब मैं मासेस को 1 कर दूंगा और डिस्टेंस को भी 1 कर दूंगा, मतलब मैं जब इसे यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस बनाता हूँ, तो मेरा जो फोर्स है वो कैपिटल जी के बराबर आता है। अब मैंने केजी और मीटर ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने ऐसा यूनिट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं मासेस का यूनिट केजी और डिस्टेंस का यूनिट मीटर ले रहा हूँ। तो हम इससे कैपिटल जी की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, जो कि हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैसे, देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नथिंग बट द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स when the masses of the two objects are 1 kg each and distance between them is 1 meter। मतलब जब मासेस 1 kg होंगे दो ऑब्जेक्ट के और डिस्टेंस उन दोनों के बीच का जब 1 मीटर होगा, तो हमें जो फोर्स मिलता है वही हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इस देखते इसका यूनिट, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होगा, तो चलिए देखते हैं इसका यूनिट क्या है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब अगर हमें इस जी का यूनिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए, हमें फोर्स का यूनिट पता है, न्यूटन बाबा ने इतनी मेहनत करके ये सब निकाला है, हमें पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है, तो मतलब उनके नाम पे ही फोर्स का यूनिट रख दिया है न्यूटन। बहुत होशियार बच्चा था न्यूटन बाबा, इसलिए। तो फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन, मास का यूनिट हमें पता है केजी किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है मीटर, क्योंकि हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो फोर्स का हम ऐसा यूनिट ही लेंगे न्यूटन, और मास का और डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट ही लेंगे केजी और मीटर। तो चलिए फार्मूला में रखते हैं उनके यूनिट। अब ये फार्मूला में इक्वल टू का साइन है, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट है वही यूनिट हमारा राइट हैंड साइड का होगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए, लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट है हमारा न्यूटन, क्या है, न्यूटन इज इक्वल टू जी का यूनिट हमें पता नहीं है, जो कि हमें निकालना है, तो हम जी का यूनिट एज्यूम करते हैं एक्स, जी का यूनिट हम एज्यूम करते हैं एक्स। तो जी का यूनिट रखते हैं एक्स, एम का यूनिट हमें पता है केजी, m2 का मतलब मास, वही भी मास है, उसका भी यूनिट हमारे पास है केजी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर, तो ये मीटर, और ये इसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया न्यूटन इज इक्वल टू एक्स इंटू के जी डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। के जी इंटू के जी मतलब के जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, हमें निकालना है एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वायर। सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने निकाल लिया। एक्स मतलब जी का यूनिट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी टू दी पावर -2। जो डिनोमिनेटर में के जी का स्क्वायर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो जो उसका पावर है वो निगेटिव बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये जो है ऐसा यूनिट है कैपिटल जी का। अब सीजीएस यूनिट क्या है, सीधी सी बात है, सीजीएस यूनिट मतलब सारी यूनिट्स को हम सीजीएस कर देंगे।
फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन है। डिस्टेंस का मीटर की जगह हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी जो कि मास का ऐसा यूनिट है उसका सीजीएस कर देंगे तो ग्राम पर ग्राम स्क्वायर। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर ये हमारा सीजीएस यूनिट बन गया कैपिटल जी का, और ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब ये हो गया जी के यूनिट के बारे में। तो अब हमें देखना है जी की वैल्यू क्या है। जी एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में उसकी वैल्यू कांस्टेंट है हर जगह। तो लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? तो उसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके मेजर की है, उसकी वैल्यू निकाली है। तो उसकी वैल्यू उसने क्या निकाली? तो उसकी वैल्यू उसने निकाली, जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये जी की वैल्यू उसने निकाली। उसके साथ ऐसा यूनिट लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी की ये वैल्यू हमें मिलती है, जो कि उसकी ऐसा यूनिट के साथ वाली वैल्यू है। क्या वैल्यू है ये? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमेशा यूनिट लिखना मत भूलिए, यूनिट लिखना याद रखिए, क्योंकि यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम में अगर हम यूनिट भूल जाते हैं तो नुकसान हो सकता है हमारा, इसलिए। तो ये जी की वैल्यू याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर याद नहीं रहती तो एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको याद रह जाएगी। वैसे भी जो सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे पेपर पे लिखते जाइए ताकि आपको हेल्पफुल रहे। तो जी की वैल्यू आ गई 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है ये G(m1m2/d²), ये न्यूटन ने कैसे बताया? कि मतलब न्यूटन ने बताया कि each and every object in the universe attracts every other object with some definite force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो उसको कैसे पता चला कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के? उसको आइडिया कहाँ से आया? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि केपलर के लॉ का इस्तेमाल न्यूटन को हुआ है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को फॉर्मुलेट करने में। तो जो न्यूटन ने ये लॉ बनाया थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो केपलर के लॉज का इस्तेमाल करके बनाया है। खास करके केपलर का थर्ड लॉ, उसका इस्तेमाल करके उसने ये बताया, उसको न्यूटन को ज़्यादा हेल्पफुल रहा है केपलर का थर्ड लॉ। तो चलिए देखते हैं कि न्यूटन ने कैसे पता लगाया कि एक जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम कह सकते हैं कि वो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। तो न्यूटन ने कैसे पोस्टुलेट किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ? तो ये भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ न्यूटन डिसाइडेड और हाउ न्यूटन पोस्टुलेटेड दैट ग्रेविटेशन फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं सब साफ कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, हमने पहले ट्यूटोरियल में देखा था, अपने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, किसी सर्कल के सराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पे जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है उस सेंटर के डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो फिर न्यूटन ने भी वैसा ही कंसिडर किया। न्यूटन ने क्या किया? कंसिडर किया कि ये ऑर्बिट है प्लेनेट का, और ये सन, ये प्लेनेट है, ये घूम रहा है ऑर्बिट के अराउंड, सराउंडिंग में घूम रहा है। तो न्यूटन ने पता लगाया कि ये जो प्लेनेट है ये घूम रहा है, तो किसी वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी v, और ये उसका सेंटर से डिस्टेंस है r। हम इसे r से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम इसे रेडियस की सर्कल की रेडियस भी बोल सकते हैं, इसलिए हो गया r। और इस ऑब्जेक्ट का मास है m, और वेलोसिटी है उसकी v। इस v वेलोसिटी के साथ m मास वाला ऑब्जेक्ट इस सन के सराउंडिंग में घूम रहा है, क्योंकि ये प्लेनेट हम कंसीडर कर सकते हैं इसे। तो हमें पता है कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका मतलब सेंटर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लग रहा होगा, जो कि हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था, और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो आती है
एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है। अभी एम वी स्क्वायर बाय आर, एम क्या है, जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास है एम, वी क्या है, उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वी, और आर क्या है, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो है आर। तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। न्यूटन ने पहले ये निकाल लिया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ना, ए वेलोसिटी, तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल फार्मूला है, हमें सबको पता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के वापस इसी जगह आ गया, मतलब उसने एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया, तो फिर उसका डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सीधी सी बात है, जो सर्कल का सरकमफरेंस है उतना ही डिस्टेंस उसने कवर कर किया होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से वो निकल रहा है और इसी पॉइंट पे आ रहा है, मतलब वो जो सर्कल का सरकमफरेंस है वही उसका डिस्टेंस हो गया। तो सर्कल के सरकमफरेंस का फार्मूला हमें पता है, 2πr, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो टाइम है, हमने देखा था केपलर के थर्ड लॉ में, अगर कोई प्लैनेट घूम रहा है सन के सराउंडिंग में, तो कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड है, मतलब वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। तो अब ये वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब उसका जो टाइम है वो हम कंसिडर कर सकते हैं कैपिटल टी, उसका टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी हमें क्या मिल गई, v इज इक्वल टू 2πr/t, हमें वेलोसिटी मिल गई। तो अब ये जो फोर्स का फार्मूला है इसमें हम इस वेलोसिटी को पुट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। F इज इक्वल टू एम, वी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू ये है 2πr/t, तो हम लिखेंगे 2πr डिवाइडेड बाय t, इसका स्क्वायर एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी का स्क्वायर मतलब ए वी की जो वैल्यू हमने निकाली है, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो फोर्स हमारा आ गया एम। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलता है हमें, एफ इज इक्वल टू एम, सॉरी 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये मिलता है 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर टी स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4m पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। आर को न्यूमरेटर में आर का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आर है, तो ये आर और ऊपर का आर कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ आर बचेगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 4m पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। तो जैसे कि हमने बताया कि न्यूटन को केपलर के थर्ड लॉ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे न्यूटन का, सॉरी केपलर का थर्ड लॉ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सोचिए केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, केपलर का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कहता है, हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी मतलब टाइम पीरियड, आर मतलब सेंटर से उसका डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस को डी भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे आर से डिनोट किया है डिस्टेंस को, इसलिए हम आर लेंगे, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो और हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल लेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलता है, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू के, हमें मिल गया टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू के। अब अगर टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू के है, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, मतलब हम इसका इनवर्स करेंगे, तो क्या मिलेगा, इनवर्स करने के बाद 1/k मिलेगा। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, अगर के कांस्टेंट है तो 1/k भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब आर क्यूब बाई टी स्क्वायर की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल रही है केपलर के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास टी का स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ आर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, आर का क्यूब। तो आर का क्यूब हम कैसे लाएंगे, तो हमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में आर स्क्वायर से। न्यूटन ने भी वही किया। आप इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, आप बीच में लाइन भी डाल सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, क्यों डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम अगर सिर्फ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमें आर स्क्वायर से डिवाइड भी करना होगा साथ साथ, ताकि कोई फोर्स पे कोई असर ना हो। तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर से डिवाइड किया, तो क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय टी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हमें मिलता है। लेकिन
आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर को हम अलग लिखेंगे, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर को अलग लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। और ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होता, वो होता है कांस्टेंट। तो 4 की वैल्यू भी कांस्टेंट है, उस हिसाब से 4 चेंज होता है क्या, नहीं। यम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास, ये चेंज होगा क्या, नहीं, वो भी कांस्टेंट है। पाई, पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, तो पाई का स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब 4m पाई स्क्वायर और आर क्यूब बाई टी स्क्वायर पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो हम इसे, इस पूरी चीज को हम कांस्टेंट लिखेंगे, नया कांस्टेंट। उसे हम किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं, मैं उन्हें सी के लेटर से डिनोट करता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू सी बाय आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू हमें क्या मिली, सी बाय आर स्क्वायर। किस हिसाब से मिली, क्योंकि 4m पाई स्क्वायर और आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो हमें, मैं कांस्टेंट को सी से डिनोट कर रहा हूँ, इसलिए फोर्स इक्वल टू सी बाय आर स्क्वायर मुझे मिल गया। अब हमें पता है अगर मैं कांस्टेंट निकाल दूंगा तो इक्वल टू का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में। तो इससे मुझे क्या मिलता है, यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो फाइनली हमें मिल गया, सॉरी मैं इसे आर अच्छे से लिखता हूँ, आर स्क्वायर, यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, हमें मिल गया। तो न्यूटन को यही तो प्रूव करना था, मतलब न्यूटन ने प्रूव करना नहीं था, न्यूटन ने प्रूव किया है। तो इससे क्या साबित होता है कि फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूटन को तो पता है कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दूसरा कोई नहीं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि सन प्लैनेट पे कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यही तो न्यूटन की डिस्कवरी है। तो न्यूटन को पता है कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो न्यूटन को इससे क्या पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी ये लॉ फॉलो करता है, क्योंकि ये जो फोर्स है और दूसरा कोई नहीं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो न्यूटन ने प्रूव कर दिया कि ग्रेविटेशनल लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूटन ने पोस्टुलेट किया है कि ग्रेविटेशनल लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस पे क्वेश्चन आता है, तो ये सारी प्रोसीजर आपको लिखनी पड़ेगी। आप वीडियो को पॉज करके पूरा लिख सकते हैं, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले सीधी सी बात है कि न्यूटन ने पहले क्या कंसिडर किया कि एक प्लैनेट है, सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है, उसका मास है कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम, उसकी जो रेडियस है मतलब उसका जो डिस्टेंस है सन से वो है आर, और उसकी जो वेलोसिटी है वी। तो आप कहेंगे कि हमने देखा था केपलर के थर्ड लॉ में कि जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल होता है, हम सर्कल क्यों ले रहे हैं। तो ये जनरल केस है, इसलिए हम इसे सर्कल ले रहे हैं, और स्टैंडर्ड फार्मूला बनाते वक्त उसे सर्कल ही कंसिडर किया गया था, न्यूटन ने भी वैसे ही कंसिडर किया था, इसलिए हम सर्कल ले रहे हैं। तो मास एम, रेडियस आर, वेलोसिटी वी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर है। तो यहाँ पे अब वेलोसिटी निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम है, पता है हमें। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है उसकी सरकमफरेंस, वो जो सर्कल है उसकी सरकमफरेंस है, तो इसलिए 2 पाई आर। और जो टी है वो टाइम पीरियड, क्योंकि अगर सरकमफरेंस डिस्टेंस है मतलब वो ऑब्जेक्ट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है मतलब उसका जो टाइम है वो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसलिए वेलोसिटी आ गई 2 पाई आर बाई टी। तो हम इस वेलोसिटी को इस फॉर्मूला में रखते हैं, पुट द वी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी इन फार्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें क्या मिलता है, एफ इक्वल टू एम, वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है, एफ इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर टी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आर है, न्यूमरेटर में आर का स्क्वायर है, तो कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में सिर्फ आर बचा। तो फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। लेकिन हमें पता है केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसका मतलब टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। अगर टी स्क्वायर का आर क्यूब कांस्टेंट है, इसका मतलब आर क्यूब बाय टी स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ आर है न्यूमरेटर में, हमें तो चाहिए आर क्यूब, इसलिए हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं ताकि फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो। तो हमें क्या मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर क्यूब। और केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आर क्यूब बाय टी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर को हम अलग लिखेंगे। इसे लिखने का ये भी तरीका है, तो 4m पाई स्क्वायर बाय आर क्यूब इंटू आर क्यूब बाय टी स्क्वायर। आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 4 भी कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है। तो हम इस कॉन्स्टेंट को सी से डिनोट करते हैं, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हमने सी लिख दिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि बचा हुआ है। हमें क्या मिला, फोर्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। सीधी सी बात है, जो यहाँ पे जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो
इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। लेकिन न्यूटन को पता है कि ये जो फोर्स है वो न्यूटन ने आइडेंटिफाई किया है कि वो दूसरा कोई नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इससे न्यूटन ने क्या साबित कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन ने ये पोस्टुलेट कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे देखेंगे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे लगता है। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट है तो इन दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। लेकिन हम आम जिंदगी में देख पाते हैं कि ना ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? या फिर हम कहेंगे कि आप स्कूल में बैठते हो, अपने दोस्त के बाजू में बैठते हो बेंच पे, तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से वो आप पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो क्योंकि आप भी यूनिवर्स का पार्ट हो। लेकिन क्या आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो? नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? तो इस सीधी बात, एक बात मुझे पूछनी थी। मतलब अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये बोर्ड है यहाँ पे, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ यूनिवर्स का। मैं इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, ये भी मुझ पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? एक सवाल है। तो इसका जवाब है कि ये जो हमारे बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत निग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मास है वो बहुत छोटा है। मतलब सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के ऊपर, वो हम देख सकते हैं और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ रिवॉल्व हो रही है। लेकिन हम दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मासेस है वो बहुत कम है, निग्लिजिबल है। सन का मास, अर्थ का मास बहुत ह्यूज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मास है उनका, और इसी वजह से उनका ग्रेविटेशनल फोर्स रिकॉग्नाइज हो सकता है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स है। और आप देखेंगे कि आप एक बेंच पे बैठे दो दोस्त, आप दोनों के बीच फोर्स है लेकिन आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि आपका भी फोर्स निग्लिजिबल है, आपकी भी मास बहुत कम है। और दूसरी बात, फोर्स चाहे कितना भी कम हो, कभी ना कभी तो आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो आप क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपके और बेंच के बीच में है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे एक बोर्ड के और इसके नीचे जो सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, मेरे नीचे जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। मतलब हम, हमारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, और इसीलिए और इसी वजह से हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये हुई बात। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। पहले मैं पूरा बोर्ड रब कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास दो बच्चे एक ही बेंच पे बैठे हुए, महेंद्र और विराट। नाम आपको पहचान जाने सुनने लग रहे होंगे, महेंद्र और विराट। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। हाँ, महेंद्र और विराट ये दो बच्चे हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और महेंद्र का मास है 75 kg, विराट का मास है 80 kg। तो अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है F इक्वल टू Gm1 × d²। डी मतलब डिस्टेंस। तो पहले हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त गिवन डाटा लिखते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी है। तो हम गिवन लिखेंगे पहले। गिवन मतलब हमें, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हम गिवन में लिखते हैं। तो गिवन में हमें क्या मिलता है? महेंद्र का मास जो कि हम m1 से डिनोट करेंगे, m1 इक्वल टू 75 kg। और विराट का मास जिसे हम m2 से डिनोट करेंगे, m2 इक्वल टू 80 kg। और डिस्टेंस है 1 मीटर, डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर मिलेगा। और हमें क्या लगेगा, और एक चीज़ हमें लग रही है वो है कैपिटल जी। फॉर्मूला में हमें पता है कैपिटल जी भी चाहिए। तो कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यूनिट लिखना मत भूलिए। और यहाँ पे सारे जो यूनिट है ऐसा यूनिट है, kg और मास, सॉरी kg मास का ऐसा यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। तो हम कैपिटल जी की वैल्यू भी ऐसा यूनिट वाले ही लेंगे, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो अब हम लिखेंगे फार्मूला। एफ का फार्मूला हमें पता है Gm1 इंटू डिवाइडेड बाई d²। तो इस फार्मूला में सारी वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू 75 kg इंटू m2 की वैल्यू 80 kg डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। d कितना है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी वैल्यू 4.002 इंटू 10⁻⁻7। फोर्स है, फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन। ये यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा। तो हमें कितना फोर्स मिला? ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू 4.022
4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ये फोर्स हमें मिला। तो देखिएगा ये 10⁻⁻7 है, मतलब काफ़ी छोटा फोर्स है, बहुत ही निग्लिजिबल फोर्स है। और ये फोर्स इतना छोटा है और इसी वजह से महेंद्र विराट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। और दूसरी बात, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों के बीच में नहीं, ये जिस बेंच पे बैठे हैं उस बेंच के और इनमें भी, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स है जरूर इस फोर्स से ज़्यादा होगा, और इसीलिए ये फोर्स काम नहीं कर पा रहा, मतलब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो अगर हम सोचें कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स कभी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रहती है, और आम जिंदगी में तो रहती है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। लेकिन अब हम कंसिडर करेंगे कि महेंद्र जिस बेंच पे बैठा है उस बेंच के बीच और महेंद्र के बीच फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है। तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा तो ये फोर्स लग रहा है, विराट महेंद्र पे इतना फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, तो ज़रूर महेंद्र विराट की तरफ मूव होगा, होगा कि नहीं, ज़रूर होगा। तो हमें निकालना है कि एक सेकंड में महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होगी विराट की तरफ जाने की, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि महेंद्र और विराट बेंच पे बैठे हुए, ये महेंद्र है, ये विराट है, ये महेंद्र है, सॉरी ये महेंद्र है और ये विराट है। तो विराट महेंद्र के बीच और बेंच के बीच फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, लेकिन विराट इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसे खींचेगा, मतलब ये इस तरफ मूव होगा। तो ये जब मूव हो रहा है तो एक सेकंड के बाद ये विराट की तरफ कौन सी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। और वो जो वेलोसिटी है, क्या वो कांस्टेंट है, क्या वो चेंज होगी, वो सब भी डिस्कस कर लेते हैं। और मोर इम्पोर्टेंट, महेंद्र जो है मूव हो रहा है रेस्ट से। रेस्ट से मतलब स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स था और अब हमने सडनली फ्रिक्शनल फोर्स जीरो बना दिया, मतलब जो महेंद्र है वो पहले रेस्ट में था और अभी उसकी तरफ मूव हो रहा है। रेस्ट में था मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रॉब्लम का गिवन क्या है हमारे पास, गिवन मतलब प्रॉब्लम के हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम में दिया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारे पास महेंद्र का मास दिया है 75 kg, तो हम लिखेंगे m इक्वल टू 75 kg, मास है 75 kg। और हमें इन दोनों के बीच का फोर्स भी पता है जो कि हमने निकाला है 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स है 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास टाइम दिया है 1 सेकंड। हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो टाइम है हमारे पास 1 सेकंड। और हमारे पास मोर इम्पोर्टेंटली इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, क्योंकि ये रेस्ट से मूव हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते, आपको पता है लॉज ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, तो हमें ये भी निकालना है। तो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, तो v निकालना है। हमारे पास u जीरो है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास मास है। तो हमें पता है हमारे पास फोर्स है, मास है, इसका मतलब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बहुत फेमस फार्मूला है F इक्वल टू मा, एम ए मा, ये वाला फार्मूला F इक्वल टू मा, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला हम सबको पता है। तो हमारे पास फोर्स है, हमारे पास मास है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो इससे हम एक्सेलरेशन कितना निकाल सकते हैं, फोर्स बाय मास निकाल सकते कि नहीं, ए इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू 75 kg। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी ए इक्वल टू 5.34 इंटू 10⁻⁹। और इसका यूनिट लिखना मत भूलिए, एसआई यूनिट हमें लिखना है यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया, ये एक्सेलरेशन हमें मिल गया 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लॉज ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वाला फार्मूला, हमारे पास ये फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूला में हमें v निकालना है, u हमारे हम पता है u की वैल्यू जीरो है, a हमें पता है a वैल्यू, t
टी हमें पता है 1 सेकंड, तो इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो v इक्वल टू 0, यू की वैल्यू 0 है, प्लस ए की वैल्यू 5.34 इंटू 10⁻⁹ ए इंटू टी की वैल्यू 1, क्योंकि टी हमें 1 सेकंड दिया गया है। और इसका सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, हमें मिलता है v इक्वल टू 5.34 इंटू 10⁻⁹ 5.34 इंटू 10⁻⁹ और यूनिट लिखना मत भूलिए, v का वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो देखिए हमें v कितना मिला 5.34 इंटू 10⁻⁹, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि आप 10⁻⁹ है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स 0 कर दिया जाए महेंद्र के और बेंच के बीच का, तो महेंद्र विराट की तरफ मूव होगा, और 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी होगी 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। तो चलिए और एक बात, अगर ये वेलोसिटी जो है ये क्या कांस्टेंट है, ये जो एक्सेलरेशन है क्या ये कांस्टेंट है, और सबसे ज़्यादा ये जो फोर्स इन दोनों के बीच का है क्या ये कांस्टेंट है, सोचिए सोचिए, नहीं, इनमें से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है महेंद्र, ये है विराट, महेंद्र विराट की तरफ बढ़ रहा है, महेंद्र विराट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे विराट की ओर महेंद्र आ रहा है वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, और हमें पता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, एफ जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा फोर्स बढ़ेगा, और हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मास तो कांस्टेंट है, फोर्स तो हमारा बढ़ रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, फोर्स के साथ बढ़ेगा, फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और जब एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब जैसे जैसे महेंद्र विराट की तरफ आ रहा है डिस्टेंस कम होते जा रहा है, इसलिए फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इसलिए इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे वो महेंद्र विराट के पास जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो और एक बात, अगर मैं समझूँ ये जो एक्सेलरेशन है ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अगर मैं कंसिडर करूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो महेंद्र विराट की तरफ बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन उसका है कांस्टेंट, तो मुझे बताइए कि महेंद्र को विराट की तरफ 1 सेंटीमीटर मूव होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये महेंद्र है विराट की तरफ मूव हो रहा है, मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कंसिडर किया है, और ये रेस्ट से मूव हो रहा है इसकी तरफ, तो मुझे 1 सेंटीमीटर में, मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस महेंद्र को विराट की तरफ जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं पहले गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास है मास महेंद्र का 75 kg, और क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन जो कि हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है, हमने अभी निकाला 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस यस, यस क्यों, मैं यस से डिनोट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में हम यस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, तो यस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताइए मास केजी में दिया है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, मतलब ऐसा यूनिट इस्तेमाल की है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है यस वो सेंटीमीटर में, तो हम इसे एसआई में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा 10⁻⁻² मीटर। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, तो हमें मिल गया। तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें टाइम निकालना है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव होने में कितना टाइम लगेगा महेंद्र को। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि वो रेस्ट से मूव हो रहा है, रेस्ट से मूव हो रहा है मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, यू जो है हमारे पास वो है 0। तो लॉज ऑफ मोशन का कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सोचिए सोचिए, ये वाला फार्मूला है हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है हमारे पास। तो चलिए फार्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज,
तो हमें क्या मिलेगा, u 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि वो रेस्ट से मूव रहा है। u इंटू टी हमें पता है नहीं, निकालना है, 0 इंटू टी 0 ही होगा, प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू ई की वैल्यू 5.34 इंटू 10⁻⁻9 और टी स्क्वायर लिख लिया हमने। यस इक्वल टू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो हमें यस की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 इंटू टी 0 ही है, हाफ, और सॉरी यस की वैल्यू भी हमें सब्सटीट्यूट करनी है। यस की वैल्यू हमें पता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब हमने निकाला है 10⁻⁻2 मीटर, तो यस की वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो यस इक्वल टू हाफ ए 5.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है टी स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 5.34 इंटू 10⁻⁹ ये हमें मिलेगा। और अब हमें टी निकालना है। अगर हमें टी निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे, पूरे को अंडर रूट में डाल देंगे। अगर हमें टी चाहिए तो इसे हम अंडर रूट में डाल देंगे, तो हमें टी मिलेगा, इसको अंडर रूट में डालेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी, 1.92 इंटू 10⁻³ सेकंड। ये वैल्यू हमें टाइम की मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि महेंद्र को इस वाले एक्सेलरेशन के साथ, ये वाला एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट कंसीडर किया है, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ महेंद्र को विराट की तरफ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगेगा, लगभग 1.92 टू 10⁻³ सेकंड, इतना टाइम लगेगा। एक वाला टाइम काफ़ी फास्ट है, देखिए आप 10⁻³ सेकंड है, मतलब ज़्यादा टाइम होगा, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम। मतलब उसको फ्रिक्शनल फोर्स 0 होने के बाद या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बाद भी उसको टाइम जो लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने आज न्यूटन का ग्रेविटेशनल का लॉ देख लिया, फोर्स का फार्मूला निकाला, जी के बारे में देखा, जी के यूनिट निकाले, जी की वैल्यू हमने पता कर ली। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये भी निकाल लिया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिए महेंद्र और विराट के, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन भी निकाला, इन दोनों के बीच का वेलोसिटी भी निकाली फ्रिक्शनल फोर्स 0 कंसिडर करके। और उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये निकाला। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने जो भी पार्ट आपको लिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। और मेरा लास्ट वाला ट्यूटोरियल था उसमें भी केपलर के 3 लॉ और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने देखा था, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो वाला ट्यूटोरियल भी आप देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाएंगे। और बेल का आइकॉन है वो भी दबा दीजिए, मतलब जैसे ही नया वीडियो आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको पसंद आया, वैसे मुझे लगता है कि पसंद आ जाएगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी ये लेक्चर्स देख पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय।